तो ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो स्पेसिफिकली अभी हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करेंगे और फिर जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सर्कुलर से डिफरेंट जो भी ऑर्बिट्स इलेप्टिकल पैराबोलिक उनकी बातें हम करेंगे। लेकिन इस टाइम पे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सपोज़ कोई भी प्लैनेट है और उस प्लैनेट के चक्कर लगाने वाले कुछ सैटेलाइट्स होते हैं और उन सैटेलाइट्स को किसी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है। वो ऑर्बिट्स इस तरीके के हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो सपोज़ अगर ये इक्वेटर है तो ये जो यहाँ पर ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को बोल देते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अगर इस तरीके का है तो उसको बोल देते हैं पोलर। तो दिस इज़ कॉल्ड पोलर ऑर्बिट क्योंकि दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी यहाँ पर जो सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो इस प्लेनेट के सेंटर से कोइंसाइड करे। तो मैं कुछ कंडीशंस है उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेंटर ऑफ ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ प्लेनेट, और जनरली हमारे लिए तो अर्थ ही होगा तो विथ सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ या प्लेनेट के सेंटर के साथ में ये जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का सेंटर जो सर्कुलर मोशन का सेंटर है वो कोइंसाइड करना चाहिए। और जिस ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है उसको बोला जाता है पार्किंग ऑर्बिट। तो किस ऑर्बिट में इसको पार्क किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज़ नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन है यहाँ पर ये तो इस इक्वेटर्स पर है यहाँ पर ये, तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर इस प्लेन में अगर आ रही है, ये पोल्स हैं इसके, तो इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। आप इन सभी में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटर है, जो अर्थ का सेंटर है वही इस ऑर्बिट का सेंटर है। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रोटेट कर सकता है और इन बातों को हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ फिजिकल रिलेशंस जो भी हो सकते हैं उनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। तो सपोज़ यहाँ पे एक प्लैनेट है या अर्थ है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज़ यहाँ पर ये घूम रहा है इस तरीके से। इसका एक डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो। सपोज़ बस केवल आप इसके पाथ को दिखा दो। तो सपोज़ मैं इसमें सिर्फ पाथ को यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट एक तरीके से जो प्लेनेट है वो प्लेनेट का सेंटर हो गया। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। और सेंटर से सपोज़ यहाँ पर ये आर डिस्टेंस पर है तो आर को बोलते हैं, आर इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस। इसमें यहाँ पर ये आर हो जाएगा, आर इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस। अब इसको यहाँ पर इसमें घूमने के लिए, सर्किल पाथ में घूमने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में यहाँ पर ये घूम रहा है। इसमें जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को बोलते हैं v इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का फोर्स लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इस पे इधर लगेगा, और अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखाना चाहूँ तो ऐसे लगेगा। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। जस्ट मैंने उसको पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज Gmm divided by this r square and this is equal to mv square by r। तो यहाँ से आप इस m को कैंसिल कर लो और यहाँ से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 1r इज कैंसिल्ड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी √Gm/r। इसमें आप देख सकते हो जो कैपिटल M है वो कैपिटल M यहाँ पर इस प्लेनेट का मास है और इसका जो मास है वो स्मॉल m है यहाँ पर। तो स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, जो कि सैटेलाइट का मास है वो कैंसिल हो गया और सिर्फ प्लेनेट का मास यहाँ पर आ रहा है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसमें। तो दिस इज़ द वेलोसिटी। और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर इसको इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने में, तो टाइम पीरियड फॉर दिस ऑर्बिटल मोशन इज़ 2πr/v। v की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, तो इट विल बी √Gm और √r ऊपर चला जाएगा।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2πr⁴/2 डिवाइड बाई √gm। तो अगेन आप देख सकते हो जो टाइम पीरियड है उसमें भी वही बात है कि जो मास ऑफ प्लेनेट है वही आ रहा है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड में मास ऑफ प्लेनेट दिखाई दे रहा है। तो अगर एक ही प्लेनेट के बहुत सारे सैटेलाइट्स हों, जैसे मान लीजिए कि यही प्लेनेट है और इस प्लेनेट का एक सैटेलाइट ये भी हो सकता है जिसमें रेडियस ज़्यादा होगी सिर्फ यहाँ पर, तो अगर एक ही प्लेनेट के अगर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं तो उन सभी में ये वाला फैक्टर तो उतना ही आएगा। और कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो सही प्लैनेट्स के लिए बस आर यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो जो टाइम पीरियड है एक ही प्लैनेट के डिफरेंट सैटेलाइट्स के लिए आर पे डिपेंड करता है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो फॉर सेम प्लैनेट के डिफरेंट सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट सैटेलाइट्स, जो टी यहाँ पे आ रहा है टी इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁴/2, या जो ज़्यादा पॉपुलर इसकी फॉर्मेट है वो ये कि आप स्क्वायरिंग कर लो इसमें दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाता है, टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁵। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर, इसको ध्यान में रखेंगे और इसके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴/2 या टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁵। अगर स्पेसिफिकली अर्थ के लिए एक डेटा यहाँ पे लिया जाए तो अर्थ के लिए जस्ट मैं यहाँ पे एक डेटा ले रहा हूँ इसमें। सपोज़ अगर एक सैटेलाइट ऐसा है, सपोज़ ये अर्थ है, मास फिर इसका एम हो जाएगा, और एक सैटेलाइट इस तरीके का है जो कि अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, यानी उसके जो हाइट है वो हाइट एज़ कम्पेयर टू द रेडियस नेग्लिजिबल है यहाँ पे। जैसे स्मॉल आर तो क्या होता है, स्मॉल आर इज़, अगर कोई सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ पर है और अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, तो स्मॉल आर तो फिर यहाँ पर हो जाता है r+h, ठीक है, ये हो जाता है स्मॉल आर। रेडियस और हाइट को ऐड कर देंगे तो दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर h बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू r, या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं इसको, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस में जब आप यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे तो √g me जो स्मॉल r है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर इस r के बराबर ही हो जाएगा। तो इसके लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा उसको मैं v0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दिस विल बी √g me/r। और अगर आप इसको मैनिपुलेट कर लो तो ऊपर नीचे अगर r से मल्टीप्लाई कर दें तो gm/r² स्मॉल g के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g/r। इसमें वैल्यूज़ को अगर इनके लिए पुट कर दे, चाहे इस एक्सप्रेशन में या फिर इस एक्सप्रेशन में, g एट द सरफेस वाला है यहाँ पर 9.8, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सर्किल में घूमने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 7.93 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करीब करीब इतनी वेलोसिटी होती है, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 8 भी बोल सकते हो कि नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड की ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे जो स्मॉल r होगा वो r के बराबर ही हो जाएगा। तो स्मॉल r इज़ नियरली इक्वल टू r। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी यहाँ पर एक तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी U, और ये हो जाएगा -Gmm बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन -Gmm/r। दूसरी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, जिसको मैं v0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो वेलोसिटी है आप इसका एक्सप्रेशन रख सकते हो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर रखने के बाद में स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो जाएगा Gm/r, तो इट इज़ Gmm/2r। तो दिस इज़ काइनेटिक, दिस इज़ पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल गिव द टोटल एनर्जी E। तो टोटल एनर्जी E इज़ इक्वल टू k+u, और आप देख सकते हो कि k Gm/2r -Gmm/r, इनको ऐड करेंगे तो इट विल गिव -Gmm/2r। तो जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है इस केस में। और इनमें एक रिलेशन भी यहाँ पर आप इस तरीके का एस्टेब्लिश कर सकते हो कि जैसे E, K और U, मैं अगर तीनों को आपस में रिलेट करना चाहूँ तो ऑब्वियस है कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है न्यूमेरिकली यहाँ पे, और E और U जो है वो नेगेटिव है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ K के आगे एक नेगेटिव का साइन लगा सकता हूँ यहाँ पर। इसमें E और K दोनों में नीचे 2 आ रहा है लेकिन U में नीचे 2 नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर नीचे एक 2 का एक फैक्टर लगा सकते हो, तो उस केस में फिर आप तीनों यहाँ पर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके का रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स में भी बोर्स जो मॉडल होता है उसमें भी आता है, यानी इनफैक्ट जो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाले सिस्टम्स होते हैं उसमें आपको इस तरीके का रिलेशन दिखाई देगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम ये पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकालते हैं। तो वहाँ पर भी बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं जो कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाले फॉर्मूले हैं, और उसमें भी हाइड्रोजन एटम वाले केस में इसी तरीके के रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में।
इसको आप ये भी लिख सकते हो कि इन पे एक मॉडल्स का साइन अगर लगा लिया जाए तो मॉड ई, के पे आपको मॉडल्स के साइन की जरूरत नहीं है, इट इज़ मॉड यू बाई टू। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड। क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें एक हाइपोथेटिकल टाइप की सिचुएशन दी हुई है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स हाफ देन फाइंड नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। तो इसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि अर्थ जो है वो सन के लिए एक सैटेलाइट की तरह उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसके लिए भी एग्जैक्टली यही रिजल्ट्स आ जाएंगे जो हमने अभी देखे यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल T2/T1 दिस इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 रेस्ट टू पावर 3/2। और डिस्टेंस को डबल होने की बात की गई यहाँ पे, तो ये 2 रेस्ट टू पावर 3/2 एंड डेट इज़ 2√2 हो जाएगा फिर यहाँ पर ये। तो टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस के हाफ होने की बात की गई, डिस्टेंस इज़ हाफ, तो यहाँ पे 1/2 की पावर इतना, ये 1/2√2 हो जाएगा। तो जो T2 है वो T1/2√2 है, और T1 की वैल्यू, तो जो 1 टाइम पीरियड होता है अर्थ का सन के चारों तरफ दैट इज़ 365 डेज, तो 365 डिवाइड बाई 2√2 नंबर ऑफ डेज हो जाएगा यहाँ पे, एंड अप्रोक्सीमेटली दिस विल बिकम 129.04 नंबर ऑफ डेज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्टेशनरी। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, दिस सैटेलाइट्स आर पार्क्ड इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ये मूव करते हैं, सच दैट फॉर एन ऑब्जर्वर एट इक्वेटर इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। तो जो ऑब्जर्वर इक्वेटर पे होते हैं उन इक्वेटर्स के ऑब्जर्वर को, क्योंकि इक्वेटोरियल ऑर्बिट की बात हो रही है, तो ये हमेशा रेस्ट पे दिखाई देते हैं। तो रेस्ट पे क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जिस एंगुलर वेलोसिटी से या जिस तरीके से अर्थ रोटेट हो रही है एग्जैक्टली उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ में ये भी रोटेट होते हैं, यानी ओमेगा ऑफ दिस सैटेलाइट्स इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अर्थ। दोनों के ओमेगास जो होते हैं इक्वल होते हैं, और ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 2π/t टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ पर इन दोनों का टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 आवर्स। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसका सेंस भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंस अपोजिट हो जाए। तो अर्थ का जो ओमेगा है, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी, उसका सेंस क्या होता है, किधर से किधर अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो सेंस जो होना चाहिए वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। जो सन होता है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ इसका उल्टा रोटेट करती है, तो जो सन है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट इस सेंस में होता है, उसी सेंस में इसको रोटेट करना चाहिए विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, और वो एंगुलर वेलोसिटी इससे कैलकुलेट की जा सकती है 2π/t, वेट टी इज़ 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये सैटेलाइट ऐसा है जिसके लिए जो टाइम पीरियड है, वन रोटेशन का जो पीरियड है वो पीरियड 24 आवर्स के इक्वल है। और इसका यूज़ करते हुए आप ये निकाल सकते हो कि इसके डिस्टेंस वगैरह अर्थ से यहाँ पर क्या रहेगी, व्हाट इज़ दी डिस्टेंस, हाइट, जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं इसमें। तो टी का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा है, इसमें 2πr⁻³ डिवाइडेड बाय √gm। तो m की जगह तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हो जाएगा इसमें, और t की जगह पे 24 आवर, जिसको सुटेबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स वगैरह में, और उसके बाद में जो स्मॉल r है उसको आप यहाँ पर रख लोगे Re+h। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू आती है वो h की वैल्यू ऑन कैलकुलेशन में यहाँ पर डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, तो दिस h इज़ इक्वल टू 35954.6 किलोमीटर करीब करीब इसके आसपास रहती है। इसको आप कैलकुलेशन में अगर कहीं बार यूज़ हो रहा हो तो आप इसको 36,000 किलोमीटर ले सकते हो, या फिर अगर अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स आपको चाहिए किसी क्वेश्चन में, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो हाइट होती है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ दिस मच, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप ये या फिर ज़रूरत पड़ने पे 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिख सकते हो। अगर आप सेंटर से डिस्टेंस देखते हो तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली इसमें आरी फिर ऐड कर दो तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स आरी। तो अगर मेरे को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में पार्क किया जाता है, जिससे वो रेस्ट पर नज़र आता है ऐसे इस तरीके के ऑब्जर्वर को, और सेंस ये सब होना चाहिए, टाइम पीरियड ये होना चाहिए, और उसकी हाइट इस टाइम पीरियड को अचीव करने के लिए जो आर या फिर हाइट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। तो ये जो डेटाज़ हैं इन डेटाज़ को इसमें याद रखना होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑफ अर्थ फॉर एन ऑब्जर्वर एट इक्वेटर, सैटेलाइट मूव्स ईस्टवर्ड्स
ईस्टवर्ड्स का मतलब है कि इन द सेम सेंस ऑफ अर्थ, एंड कंप्लीट वन राउंड ट्रिप पर डे, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. तो अभी हमने जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखा, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में तो क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी वही रहती है, तो वो तो रुका हुआ दिखाई देता है. लेकिन यहाँ पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी क्या करता है कि पूरे एक दिन में चक्कर लगा करके वापस से वहीं पर दिखाई देता है. तो जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, जो जिसके अकॉर्डिंगली अर्थ 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेती है, पर डे का मतलब क्या होता है 24 आवर्स, तो इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वर को भी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता हुआ दिखता है, तभी तो 24 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा लेता है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओमेगा ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देखता है इसको, ये ओमेगा नॉट के बराबर ही देखता है, तभी उसे एक 24 आवर्स में पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता हुआ दिखता है पर डे. और इसको आप लिख सकते हो ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ. ओमेगा नॉट का ये जो ओमेगा ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इसका वही सेंस है जो ओमेगा ऑफ अर्थ का सेंस है, और ओमेगा ऑफ अर्थ भी ओमेगा नॉट के बराबर ही है यहाँ पर. तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे ट्वाइस ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा. तो ओमेगा सैटेलाइट इज ट्वाइस ओमेगा नॉट. ओमेगा का जो फॉर्मूला है, अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट जी एम. यहाँ से ओमेगा बना सकते हो, ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी विल बी रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर इज टू पावर 3/2. तो आप ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट रख लो, क्योंकि इसका एक्चुअल जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा नॉट के बराबर है. तो दिस इज़ 2 ओमेगा नॉट, दिस इज़ रूट जी, और ये एम ही हो जाएगा, ये आर की पावर 3/2. बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. तो आर की पावर 3/2 दिस इज़ इक्वल टू रूट जी एम ई डिवाइड बाई 2 ओमेगा नॉट. इसके आप स्क्वायरिंग कर लो तो इट विल गिव आर क्यूब. तो स्क्वायरिंग करने के बाद में जी एम ई डिवाइड बाय 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसके बाद में इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट ले लो, तो आर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर रेस्ट पावर 1/3. So this is the distance from the center of the earth. Next topic is broadcasting region of communication satellite. Broadcasting region का मतलब होता है जो communication satellites हैं वो अर्थ के कितने रीजन में, कितने एरिया पे अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं डायरेक्टली. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ, और अर्थ का कोई सैटेलाइट है सपोज यहाँ पर ये, तो इस सैटेलाइट से डिफरेंट हिस्से में यहाँ पर ये सिग्नल्स जा रहे होंगे. तो सिग्नल्स, जैसे एक सैटेलाइट अर्थ के पूरे हिस्से में यहाँ पर सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा, मैक्सिमम ये कितने एरिया में सिग्नल भेज सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ से ज्योमेट्रिकली एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और यहाँ से एक ज्योमेट्रिकली आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो. तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर ये एक बाउल टाइप का यहाँ पर आ जाएगा, स्फेरिकल बाउल टाइप का यहाँ पर ये, तो कुछ इस रीजन के अंदर यहाँ पर ये जो है सिग्नल्स को यहाँ पर भेज पा रहा होगा. तो ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ उसका ब्रॉडकास्टिंग रीजन. और हमें ये कैलकुलेट करने की ब्रॉडकास्टिंग रीजन कितना आएगा किसी एक सैटेलाइट के लिए. तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द ब्रॉडकास्टिंग रीजन, यानी कि वो एरिया में कैलकुलेट कर रहा हूँ जिस पे इसके सिग्नल्स मिल सकते हैं. तो सपोज़ ये प्लेनेट या अर्थ, और सपोज़ जो सैटेलाइट है वो यहाँ कहीं पर है अभी. तो मैं क्या करता हूँ कि इससे यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट अस ड्रॉ टेंजेंट्स. तो जो भी इसके सिग्नल्स हैं वो अब इस पॉइंट के इधर वाले रीजन में नहीं होंगे, इस पॉइंट के इधर वाले रीजन में यहाँ पर नहीं होंगे. मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है जिस एरिया में यहाँ पर ये सिग्नल्स जा रहे हैं. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. ये जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, और सपोज़ ये हाइट h हो गई, ये अगेन रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और सपोज़ यहाँ पर ये थीटा, एंगल थीटा इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल. अगर ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में है तो दिस विल बी कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल. तो अब इसके बाद में यहाँ पर ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सॉलिड एंगल का यूज़ करेंगे. तो सॉलिड एंगल का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो एरिया यहाँ पर ये है वो एरिया यहाँ पर ये थीटा, और यहाँ पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. तो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर ये निकाल लेता हूँ कि ये जो एरिया है वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है. तो उसका आंसर हो जाता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड. और ये जो एरिया है वो एरिया होगा कितना यहाँ पे, तो एस इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई दी रेडियस. तो रेडियस तो आर ई के बराबर ही है इसमें, तो आर ई स्क्वायर.
तो सॉलिड एंगल यहाँ पर रख लेंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल बिकम, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज 1 माइनस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, और ये मल्टीप्लाइड बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। तो किसी सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ से इतनी हाइट पे हो एच के टर्म्स में, हमने यहाँ पर इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग एरिया या ब्रॉडकास्टिंग रीजन कैलकुलेट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड मिनिमम कॉल एटीट्यूड विच कैन डायरेक्टली रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो कॉल एटीट्यूड का मतलब कि उस जगह का एक एंगल होता है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में ये वाला जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड कॉल एटीट्यूड एंगल, जिसको मैं लैम्डा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थीटा यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल होता है और लैम्डा इज कॉल एटीट्यूड एंगल। तो वो मिनिमम से मिनिमम लैटिट्यूड एंगल वाली पोजीशन कौन सी होगी, उसके लिए कॉल एटीट्यूड एंगल क्या होगा जहाँ पे ये सिग्नल रिसीव हो जाए। तो आप इसको इसी डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि ये जो लोकेशन है इसके लिए कॉल एटीट्यूड एंगल क्या हो जाएगा, जो पोल है पोल के लिए कॉल एटीट्यूड एंगल 0 हो जाएगा। 0 से आप धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो कम से कम आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पहुँचने के बाद ही सिग्नल रिसीव होने स्टार्ट होंगे। तो एटलीस्ट दिस मच एंगल यू हैव टू कवर, और ये जो मिनिमम एंगल है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम से कम ये जो एंगल है वो कितना हो जिससे सिग्नल रिसीव होने स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको सिग्नल लगातार यहाँ पे मिलते जाएंगे इसके लिए। तो अगेन मैं इसके लिए एक डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, और अगेन वही टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करने होंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखना होगा। तो एक टेंजेंट तो ये हो गया, सपोज एक दूसरा टेंजेंट यहाँ पर ये हो गया, और इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल हमें कैलकुलेट करना है। और या फिर आप ये एंगल कैलकुलेट कर लो, 90 माइनस थीटा कर लो, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमें हाइट जो है पता होती है कि हाइट यहाँ पर कितनी होगी। तो उस हाइट को मैं रेडियस के टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मान लीजिए लैम्डा है और यहाँ पे ये 90 माइनस लैम्डा है, तो यहाँ पर ये लैम्डा हो जाएगा। तो आप कौन सा कैलकुलेट कर पाओगे रेशो, तो साइन लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हो। साइन लैम्डा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिर हो जाएगा 7 टाइम्स आर ई। तो साइन लैम्डा यानी कि वो मिनिमम लैम्डा का जो साइन लैम्डा है वो हो जाएगा आर ई डिवाइड बाय 7 आर ई, आर ई विल बी कैंसल्ड, और यहाँ से जो लैम्डा का आंसर मिलेगा आपको, लैम्डा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/7। तो दिस इज द मिनिमम कॉल एटीट्यूड which is directly receiving the signal from this geostationary satellite.